Hello everyone, this is Professor Pawan Shonkar and I welcome you in a 14th lecture of Control System Engineering, and today we are starting mathematical modeling of system. So that we have covered block diagram reduction as well as signal flow graph, and this is a new part of second unit, mathematical modeling of system. So what is mathematical modeling of system? Generally any mechanical system consists of motion which is takes place during its operation, and motion can be of different forms like a translational or rotational. Okay, so basic entities and properties that system contains, like mass, spring, friction. If it is a rotational motion, then theta, angle of rotation. So all these element and the entities that system contains. So all these parameters and entities to be bound in a single equation or a set of equation, that is known as a mathematical modeling of the system. So to study or the examine a control system, it is necessary to have some type of equivalent representation of system. So what is equivalent representation of system means? The system which is actually running for each and every parameter, we need to define any parameters and set that all parameters in a single mathematical equation is known as a mathematical modeling of system. Okay, so such representation can be obtained from mathematical equation governing behavior of system. Most of such mechanical equations are of a differential equation, whether system may be electrical, mechanical, thermal, hydraulic. Okay, so what is the definition of mathematical model of system? Set of mathematical equation describing dynamic characteristics of system, which is called as mathematical model of system. अगर हम एग्जांपल लेते हैं फ्लूइड पावर टू के किसी भी प्रैक्टिकल का, सेंट्रीफ्यूगल पंप, रेसिप्रोकेटिंग पंप, व्हाटएवर, तो जब हम उस पर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, उसका रीडिंग लेना है हमें, तो हमारे पास में डिफरेंट इक्वेशंस है डिस्चार्ज निकालने के लिए, प्रेशर निकालने के लिए. ठीक है, सो उसका जो ऑपरेशन है, उसकी जो डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके हमने सेट ऑफ इक्वेशंस बनाए हैं. जैसे जैसे हम रीडिंग ले रहे हैं, वो रीडिंग को हम उसी इक्वेशन में पुटअप कर रहे हैं और उसकी इफिशियंसी, उसका बाकी जो चीज़ें निकालनी है, डिस्चार्ज वगैरह जो कुछ भी निकालना है, वो हम फाइंड आउट कर रहे हैं. तो हमने क्या किया है कि उसकी डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक मैथमेटिकल इक्वेशन के फॉर्म में डिस्क्राइब की, रीडिंग्स लेने के बाद में उसमें पुटअप किए और सेवरल कैलकुलेशंस करके उसकी इफिशियंसी हमने कैलकुलेट की. सो व्हाट एग्जैक्टली वी हैव डन मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ दैट सिस्टम. ओके, सो मैथमेटिकल इक्वेशंस के फॉर्म में मैकेनिकल सिस्टम या फिर इलेक्ट्रिकल सिस्टम और कोई सिस्टम को डिफाइन करना और इसकी इफिशियंसी, जो कुछ भी पैरामीटर आपको कैलकुलेट करना है, वो प्रिडिक्ट करना है या फिर इसको एस्टिमेटेड कैलकुलेट करना है, उसे हम बोलेंगे मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ सिस्टम. ओके, सो इस चैप्टर में क्या एक्सप्लेन है? द कंसेप्ट ऑफ एनालॉगस नेटवर्क, मेथड ऑफ राइटिंग डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर वेरियस फिजिकल सिस्टम एंड डिराइव्स ट्रांसफर फंक्शन ऑफ वेरियस कॉमनली यूज्ड कंट्रोल सिस्टम. तो इस इक्वेशन में हम जनरली जो ट्रांसलेशनल मोशन है उसके बारे में पढ़ेंगे. तो इस इक्वेशन में एक्चुअली कैसा है, एक मैकेनिकल सिस्टम आपके सामने रहेगी. मैकेनिकल सिस्टम को एनालॉगस लाइक सेम मैकेनिकल सिस्टम में हमें कन्वर्ट करना है. मतलब एक मैकेनिकल सिस्टम का एक क्वेश्चन है आपके सामने जिसमें सपोज फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है, फ्रिक्शन है, स्प्रिंग है. उसी मैकेनिकल सिस्टम को एनालॉगस मैकेनिकल सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे. उसके बाद में उसको इलेक्ट्रिकल मेथडोलॉजी में कन्वर्ट करेंगे. मतलब इलेक्ट्रिकली उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और उसके सेट ऑफ इक्वेशंस. ओके, और सभी जो मैकेनिकल सिस्टम में जनरली जो हम एंटिटीज पैरामीटर्स यूज़ करने वाले, जैसे लाइक फोर्स है, उसके बाद मास, स्प्रिंग, फ्रिक्शन, डिस्प्लेसमेंट, ओके, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सभी चीज़ें हम जनरली यूज़ करते हैं. तो ये सिस्टम से, ये पैरामीटर से बनी हुई है एक पर्टिकुलर कोई भी सिस्टम, जिसको हम सिमिलर मैकेनिकल सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे, जिसको हम एनालॉगस मैकेनिकल सिस्टम बोलेंगे. और उसी मैकेनिकल सिस्टम को इलेक्ट्रिकली कैसे डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट में कैसे शो करते हैं, उसकी अलग अलग मेथडोलॉजी है. 2 मेथडोलॉजी हम इसमें स्टडी करने वाले हैं, वो हम डिस्कस करेंगे. ओके,
सो जनरली मैकेनिकल जो मोशन है वो दो टाइप की है, एक है ट्रांसलेशनल मोशन and second one is rotational motion. Rotational motion. Difference clear है आपके पास में? What is meant by translational motion? Translational motion, that means motion taking place along a straight line. और rotational motion जिसमें angular motion perform होगी वो. So translational motion, a mechanical system in which motion takes place along a straight line is known as a translational motion. And what is rotational motion? A mechanical system in which motion takes place in a angular way, circular way, is known as a rotational motion. Okay, so ये हो गया दो टाइप जिस जनरली जो मोशन मैकेनिकल सिस्टम में हम देखेंगे. उसके बाद में है कुछ पैरामीटर्स और एंटिटीज जो जनरली कॉमनली मैकेनिकल सिस्टम में देखी जाती है. सो फॉलोइंग elements are commonly used in translational motion. Translational motion जो ये हमने अभी डिस्कस की थी, क्या था? मास, देन स्प्रिंग, फ्रिक्शन, ठीक है. बाकी फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन वो भी एसोसिएटेड ही रहेंगी इससे, ठीक है. तो एक एक एग्जांपल के साथ में उसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है. जैसे मास को हमें एनालॉगस सिस्टम में हम क्या लिखेंगे, कैसे कंसिडर करेंगे? तो देखो, सबसे पहले लेट अस टेक मास. सो ये डिफाइन करने के लिए मैं एक सिस्टम कंसिडर कर रहा हूँ. तो ये सरफेस है, ग्राउंड सरफेस, ठीक है. और एक मास हमने इस पे प्लेस किया है m, जो रोलर सपोर्ट पे है. नाउ आई एम अप्लाइंग फोर्स इन दिस डायरेक्शन शोन बाय एरो. ओके, तो अगर मैं फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई करूँगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, ये बॉडी कहीं और जाके डिस्प्लेस होगी. गेटिंग? सो ये सपोज सरफेस है आपका. क्लियर है? तो यहाँ पे हम टाइम के डोमेन में उसको डिफाइन करेंगे. तो ये मास है, रोलर सपोर्ट पे प्लेस है, और ये ग्राउंड सरफेस है. जब आप फोर्स इस डायरेक्शन में उसको लगाओगे, सो व्हाट विल हैपन? दिस मास विल डिस्प्लेस फ्रॉम दिस पोजीशन टू सम अनदर पोजीशन. लाइक यहाँ पे पहुँच गया सपोज कहीं पे, तो इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया. तो आप मास और फोर्स का जो रिलेशन है वो कैसे डिफाइन करते हो? वी नो दैट फोर्स is equal to mass into acceleration, बराबर है. सो f of t m into x, सॉरी एक्सेलरेशन है. एक्सेलरेशन क्या रहता? देखो, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हो गया आपका वेलोसिटी, एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हो गया आपका एक्सेलरेशन. तो डिस्प्लेसमेंट का डबल डेरिवेटिव सीधा सीधा, तो इसको लिख सकते हैं हम d2x बाय dt स्क्वायर. ओके, सो ये हो गया आपका m इंटू d2x बाय dt स्क्वायर. रेट ऑफ चेंज ऑफ डबल रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हो गया एक्सेलरेशन आपका, ठीक है. सो ये हो गया, हमने टाइम डोमेन में लिखा. लैप्लास फॉर्म में इसको लिखते हैं f of s इक्वल टू मास इंटू एस स्क्वायर एक्स ऑफ एस, ठीक है. ये एस स्क्वायर डिफाइंस डबल डेरिवेटिव हुआ है लैप्लास फॉर्म में. हमें हर बार हर चीज़ लैप्लास फॉर्म में ही यूज़ करनी है एज फार एज मैथमेटिकल मॉडलिंग इज कंसर्न. अपनी ब्लॉक डायग्राम में भी देखा होता, हम आर ऑफ एस लिखते थे, सी ऑफ एस लिखते थे. मतलब क्या है? रेफरेंस इनपुट, बट टाइम डोमेन में ही लैप्लास फॉर्म में. कंट्रोल्ड आउटपुट फिर से टाइम डोमेन में नहीं, लैप्लास फॉर्म में, ठीक है. तो हम लैप्लास फॉर्म यूज़ कर रहे हैं हर बार. तो ये हो गया हमारा फोर्स का इक्वेशन जब उसमें मास है
कि एफ ऑफ एस इज एम इंटू एस स्क्वायर एक्स ऑफ एस। ओके, फंक्शन एक्स का है। तो ये हो गया आपका फोर्स इक्वेशन। तो जब भी सिस्टम में मास रहेगा तो मास के लिए हम क्या लिखेंगे, एम एस स्क्वायर एक्स ऑफ एस। ठीक है, तो मतलब ये डिसाइडेड रहेगा कि अगर मैकेनिकल सिस्टम में मास है तो उसके लिए इक्विवेलेंट इक्वेशन रहेगा m इंटू एस स्क्वायर एक्स ऑफ एस। क्लियर, मतलब वो फोर्स का इक्वेशन रहेगा लेकिन मास से रिलेटेड। ठीक है, सेकंड, जैसा अगर स्प्रिंग है तो स्प्रिंग के लिए हम स्प्रिंग कंसिडर करते हैं। सपोज सेकंड एग्जांपल स्प्रिंग, तो इसके लिए हम डायग्राम शो कर रहे हैं। फिर से ये ग्राउंड सरफेस, सपोज यहाँ पे ये फिक्स सपोर्ट के लिए एक मेटेलिक स्ट्रिंग है सपोज, और यहाँ पे मैंने स्प्रिंग शो किया और यहाँ पे बताए इट इज़ एक्टेड बाय पर्टिकुलर फोर्स एफ ऑफ टी। ठीक है, अगर फोर्स है, सपोज कोई भी एक पॉइंट आप आप फोकस करो। सपोज ये पॉइंट स्प्रिंग का कोई ये पॉइंट फोर्स अप्लाई होने के बाद में स्प्रिंग स्ट्रेच होगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। सो एक्स ऑफ टी इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में उसका डिफॉर्मेशन बोलो या फिर डिस्प्लेसमेंट बोलो होगा। क्लियर नाउ, सो यहाँ पे फोर्स का इक्वेशन क्या रहेगा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट और डिफॉर्मेशन। बस उसमें एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग बोलते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे वैसे तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट है, बस यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। सपोज के, वो के क्या है, स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग कितना स्टिफ है, मतलब जितना फोर्स लगाओगे उतना डिफॉर्मेशन होगा, वो डिपेंड करेगा, लेकिन स्प्रिंग कितना स्टिफ है। जैसे हमने एग्जांपल में देखा था टॉम में शायद, कि अगर आप रिफिल स्प्रिंग लेते हो, पेन का जो रिफिल होता है उसमें जो स्प्रिंग रहेगा वो उसकी स्टिफनेस बहुत कम है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो सकता है। लेकिन भाई अगर बाइक का जो साइड स्टैंड वाला स्प्रिंग है उसको आप उतना ही फोर्स लगाओगे तो वो ज़्यादा इलांगेट नहीं हो सकता है। वाई? बिकॉज ऑफ स्टिफनेस ओनली, बिकॉज ऑफ स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ स्प्रिंग में किस पैरामीटर से डिफाइन करते हैं, स्टिफनेस से, स्टिफनेस। ओके, सो यहाँ पे हम इक्वेशन लिख सकते हैं एफ ऑफ, डायरेक्टली लैप्लास फॉर्म में, एफ ऑफ एस इक्वल टू के इंटू एक्स ऑफ एस। क्लियर है? सो ये हो गया आपका फोर्स का इक्वेशन फॉर स्प्रिंग। तो जब मैकेनिकल सिस्टम में स्प्रिंग ये डिनोट होगा उसके लिए हमारा फोर्स का इक्वेशन क्या रहेगा, के इंटू एक्स ऑफ एस। एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और के क्या है, स्टिफनेस। ठीक है, और एस क्या डिनोट कर रहा है कि वो इक्वेशन हमने लैप्लास फॉर्म में लिखा है। नेक्स्ट है हमारा फ्रिक्शन। फ्रिक्शन, उसको ही बोलते हैं डैम्पर। डैम्पर का रोल क्या रहता है, विच रिड्यूसेस वाइब्रेशन, ऑसिलेशन। ओके, और जो वाइब्रेशन या फिर ऑसिलेशन रहेगी वो रिड्यूस करने वाला जो एलिमेंट है वो डैम्पर रहेगा। सो फ्रिक्शन शो करने के लिए, जैसे हम पहली स्लाइड में जब हमने मास शो किया था तो हमने मास को एक रोलर पे प्लेस किया था। यही अगर मैं इसी डायग्राम में अगर मास को ग्राउंड सरफेस पे शो करूँगा, सपोज एम, और यहाँ पे फोर्स लगाऊंगा एफ। सो जब हम मास को विद द हेल्प ऑफ दिस फोर्स अगर पुल करेंगे इस डायरेक्शन में तो ग्राउंड सरफेस से उसका कुछ ना कुछ फ्रिक्शन रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे क्यों एग्जिस्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे हमने मास को रोलर पे रखा हुआ है। ओके, सो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस फ्रिक्शन। सो वी कैन शो डैम्पर बाय सिम्बॉलिकली लाइक दिस। ये होता है डैम्पर का साइन। ओके, सो एंड इसको डिफाइन करने के लिए लेटर है बी। तो यहाँ पे सपोज ये ग्राउंड सरफेस, बाद में यहाँ पे सपोज मास शो हो रहा है और यहाँ पे हमने फोर्स लगाया है। तो इसका मतलब क्या है कि एक्चुअली हमने मास को ग्राउंड सरफेस पे रखा है। ये शो करने का मतलब क्या है कि यहाँ पे फ्रिक्शन है, जहाँ पे फ्रिक्शन रहेगा उसकी वैल्यू वहाँ पे एग्जिस्ट करेगी। तो यहाँ पे फोर्स का इक्वेशन क्या रहेगा,
फोर्स एफ ऑफ एस इक्वल टू बी इंटू एस इंटू एक्स ऑफ एस, बस एक्स्ट्रा एस इसमें आएगा, दैट्स इट। ओके, तो हमने ये 3 इक्वेशन देखे, ये सेकंड था, ये थर्ड। तो हमने अभी तक क्या कलेक्ट किया है, देखो मास के लिए एफ ऑफ एस इक्वल टू एम एस स्क्वायर एक्स ऑफ एस। देन डैम्पर के लिए एफ ऑफ एस इक्वल टू बी एस एक्स ऑफ एस, और स्प्रिंग के लिए के के लिए एफ ऑफ एस इक्वल टू के एक्स ऑफ एस। ओके, ये 3 सेट इक्वेशन हमने डिस्क्राइब किए। अब ये सिंगल सिस्टम थी। सपोज एक एग्जांपल ले रहा हूँ जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। ये ग्राउंड सरफेस है, यहाँ पे मास m1 है, दोनों के बीच में सपोज एक डैम्पर लगा हुआ है या फिर स्प्रिंग लगा हुआ है, तो हम यहाँ पे सपोज डैम्पर कंसिडर कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे m2 और यहाँ पे एक फोर्स लगा दिया हमने एफ ऑफ टी। तो जब m2 का डिस्प्लेसमेंट होगा फोर्स की वजह से, ठीक है, और तो m1 का भी होगा, दोनों में फ्रिक्शन है, ठीक है। तो इस अगर हमें इंडिविजुअली इस डैम्पर का इक्वेशन लिखना है तो इसमें m1 और m2 का दोनों का डिस्प्लेसमेंट आएगा, इसलिए फिर यहाँ पे एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होगा कि हमें दोनों के लिए कंबाइंड इक्वेशन लिखना पड़ेगा। तो देखो कैसे लिखते हैं, सपोज एफ ऑफ एस इक्वल टू, मैं m1 और m2 की बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे डैम्पर के लिए इक्वेशन लिखना है जो 2 एलिमेंट से कनेक्टेड है। सो 2 एलिमेंट से कनेक्टेड है, इसलिए पहले तो डैम्पर है इसलिए b, और हम क्या लिखते हैं एस एक्स ऑफ एस। अब यहाँ पे एक्स ऑफ एस किसके लिए लिखना है, तो जैसे m2 का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है सपोज x2 ऑफ s और m1 का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है x1 ऑफ s। ओके, तो अगर इसका इक्वेशन लिखना है हमें तो इसके डिस्प्लेसमेंट से इसका डिस्प्लेसमेंट हमें माइनस करना है, ठीक है। सो हम लिखेंगे b इंटू एस इंटू x2 ऑफ s माइनस x1 ऑफ s कंबाइनली। 2 एलिमेंट्स का हमने सीधा डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस वहाँ पे बता दिया। अगर इसमें स्प्रिंग कनेक्ट होता तो सपोज ये m1, यहाँ पे कनेक्टेड है स्प्रिंग और यहाँ पे m2, तो फिर से अगर इस k के लिए इक्वेशन लिखना है तो क्या रहेगा, k एक्स ऑफ एस इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन है k एक्स ऑफ एस। तो यहाँ पे k m2 बाद में और m1 पहले, सो x2 ऑफ एस माइनस x1 ऑफ एस, लाइक दैट। तो इक्वेशन रहेगा स्प्रिंग के लिए, ये इक्वेशन रहेगा डैम्पर के लिए। ये क्लियर हुआ? ओके, तो ये हो गया, हमने एनालॉजिकल मैकेनिकल सिस्टम में उसके इक्वेशन क्या रहेंगे वो हमने अभी तक डिस्कस किया है कि मैकेनिकल सिस्टम है, उसके जितने एलिमेंट है कॉमनली यूज, जस्ट लाइक मास, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डैम्पर, स्प्रिंग, ओके, डिस्प्लेसमेंट, जो कुछ भी जितने एलिमेंट हमने अभी तक देखे, फोर्स, उसका प्रॉपर इक्वेशन क्या रहेगा उस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए वो हमने डिफाइन किया। अब जब मैकेनिकल जो सिस्टम का कोई क्वेश्चन है उसको एनालॉगस मैकेनिकल सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करना है, ये हो गया, ठीक है, मतलब उसके इक्वेशन क्या रहेंगे, ये हो गया। बाद में उसको हमें इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में भी कन्वर्ट करना है। सो 2 मेथोडोलॉजी, इलेक्ट्रिकल मेथोडोलॉजी हमारे पास में अवेलेबल है। एक है फोर्स वोल्टेज एनालॉजी और सेकंड है फोर्स करंट एनालॉजी, ठीक है। तो मैकेनिकल सिस्टम को, मैकेनिकल एनालॉगस सिस्टम को हमें एक बार फोर्स वोल्टेज एनालॉजी और फोर्स करंट एनालॉजी में एक बार कन्वर्ट करना है। अब कन्वर्ट करना है मतलब क्या, जो मैकेनिकल सिस्टम डायग्राम जिसकी डायग्राम हमारे पास में अवेलेबल रहेगी उसका इलेक्ट्रिकल नेटवर्क बनाना है, और एक बार उसके लिए फोर्स वोल्टेज एनालॉजी में की मेथड यूज़ करनी है और सेकंड टाइम फोर्स करंट एनालॉजी यूज़ करनी है। अब ये फोर्स वोल्टेज एनालॉजी और फोर्स करंट एनालॉजी क्या है वो देखते हैं। सो फोर्स वोल्टेज एनालॉजी मतलब क्या है कि जैसे फोर्स मैकेनिकल सिस्टम का एक एंटिटी है फोर्स, तो फोर्स को वोल्टेज एनालॉजी में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर फोर्स
करंट एनालॉजी में फोर्स को कैसे डिफाइन करते हैं, तो उसका एक टेबल है जो आपको लर्न करना है, सिंपली लर्न ही करना है। सो एक है सबसे पहले सीरियल नंबर, इसके बाद में मोशन और ट्रांसलेशनल मोशन, देन फोर्स वोल्टेज एनालॉजी एंड देन फोर्स करंट एनालॉजी। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम हमें इसी टेबल की हेल्प लेनी है। सो नंबर 1, ट्रांसलेशनल मोशन में सबसे पहला एलिमेंट हमारा सपोज फोर्स डिफाइन करते हैं हम लेटर एफ से। सो फोर्स की एनालॉजी फोर्स वोल्टेज में रहेगी वोल्टेज वी, ठीक है। फोर्स की जगह पे हम वोल्टेज एनालॉजी में लिखेंगे, फोर्स वोल्टेज एनालॉजी में लिखेंगे वोल्टेज, और फोर्स करंट में ऑब्वियसली लिखेंगे करंट, जिसको हम आई से डिनोट करते हैं। सेकंड है, मतलब फोर्स की जगह पे हम यहाँ पे वोल्टेज यूज़ करेंगे और फोर्स की जगह पे सेकंड एनालॉजी में करंट यूज़ करेंगे। सेकंड है फ्रिक्शन, मैकेनिकली इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम बी से, और फोर्स वोल्टेज एनालॉजी में फ्रिक्शन का मतलब होता है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस आर, ठीक है, ये ऐसे शो होता है रेजिस्टेंस। और फोर्स करंट एनालॉजी में रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, सो 1/रेजिस्टेंस, 1/रेजिस्टेंस या फिर 1/R। थर्ड है स्प्रिंग कांस्टेंट और सिंपली स्प्रिंग, स्प्रिंग कांस्टेंट मैकेनिकली शो होता है वो K। फोर्स वोल्टेज एनालॉजी में उसका मतलब होता है 1/कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस या फिर 1/C। और फोर्स करंट एनालॉजी में इसका मतलब है 1/इंडक्टेंस, सो इंडक्टेंस होता है L से, सो 1/L। फोर्थ है हमारे पास में मास, मैकेनिकली शो होता है वो M से। मास का मतलब फोर्स वोल्टेज में होता है इंडक्टेंस, इंडक्टेंस तो शो करेंगे हम L ये लेटर से, और फोर्स करंट में उसको ही लिखेंगे हम कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस मतलब C। देन नेक्स्ट है 5 डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे शो हो रहा है X से और X ऑफ S से, तो फोर्स वोल्टेज में लिखेंगे हम उसको चार्ज, CHARGE, चार्ज डिफाइन करेंगे Q ऑफ S से। और फोर्स करंट एनालॉजी में भी मतलब होता है चार्ज, लेकिन जो लेटर है वो अलग है, फाई ऑफ S, ठीक है। तो यहाँ पे X ऑफ S मैकेनिकली, फोर्स वोल्टेज में Q ऑफ S और फोर्स करंट में फाई ऑफ S। एंड लास्ट वन इज वेलोसिटी, वेलोसिटी तो यहाँ पे हम लिखते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, सो dx/dt। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, जैसे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की जगह पे चार्ज है, तो यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, सो चार्ज इज व्हाट, करंट, दैट मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज करंट। सो करंट I इक्वल टू हो जाएगा dq/dt, dq/dt, और यहाँ पे d/dt, और रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, बट फाई ये होता है वोल्टेज, v इक्वल टू, क्लियर, सॉरी यहाँ पे E इक्वल टू शो करना है, E। फोर्स करंट एनालॉजी में वोल्टेज E रहेगा, फोर्स वोल्टेज एनालॉजी में वोल्टेज V रहेगा, लेकिन यहाँ पे वोल्टेज हमें कभी यूज़ ही नहीं करना है। तो ये रिप्लेसमेंट है मैकेनिकल सिस्टम टू फोर्स वोल्टेज सिस्टम एंड फोर्स वोल्टेज सिस्टम टू फोर्स करंट सिस्टम, ओके। नाउ नेक्स्ट पार्ट है प्रोसीजर टू सॉल्व द प्रॉब्लम, कि अब इसके जो न्यूमेरिकल रहेंगे वो कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल रहते क्या है वो हम डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली करना क्या है। तो एक कोई क्वेश्चन रहेगा,
सपोज क्वेश्चन है, कोई मैकेनिकल सिस्टम है, जस्ट लाइक ये मैकेनिकल सिस्टम है, तो क्वेश्चन रहेगा आपका मैकेनिकल सिस्टम, ठीक है। और सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, नंबर 1 सेम सिस्टम को एनालॉगस या फिर इक्विवेलेंट मैकेनिकल सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। मैकेनिकल सिस्टम मतलब मैकेनिकल सिस्टम को रीडेबल और इक्विवेलेंट मैकेनिकल सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। सेकंड, फोर्स वोल्टेज सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। और थर्ड, फोर्स करंट सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। और हर एक के लिए, जैसे एनालॉगस मैकेनिकल सिस्टम में हमने कन्वर्ट किया, फोर्स वोल्टेज सिस्टम में हमने कन्वर्ट किया और फोर्स करंट सिस्टम में हमने कन्वर्ट किया, सभी चीज़ों के लिए हमें इक्वेशंस भी लिखनी है, इक्वेशंस। सो राइट इक्वेशंस। तो ये जनरली ये हो गया कंप्लीट सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन रहेगा आपके पास में कोई भी मैकेनिकल सिस्टम, उसको सबसे पहले एनालॉगस और इक्विवेलेंट मैकेनिकल सिस्टम में कन्वर्ट करो, उसके इक्वेशन लिखो। सेकेंड, उस कन्वर्टेड मैकेनिकल सिस्टम को फोर्स वोल्टेज सिस्टम में कन्वर्ट करो, उसके इक्वेशन लिखो। एंड देन फोर्स वोल्टेज से फोर्स करंट ये सिस्टम में कन्वर्ट करो और उसके इक्वेशंस लिखो। तो हर एक सिस्टम के लिए आपको डायग्राम और हर एक सिस्टम के इक्वेशंस लिखने हैं। दैट इज द कंप्लीट सॉल्यूशन। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम। सो प्रोसीजर क्या रहेगी, सबसे पहला आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कि कंप्लीट मैकेनिकल सिस्टम में कितने डिस्प्लेसमेंट है वो फाइंड आउट करो। सेकेंड, ड्रॉ इक्विवेलेंट मैकेनिकल सिस्टम, draw equivalent mechanical system and each displacement represents separate node. Each displacement represent separate node. तो हम जो डिस्प्लेसमेंट रहेंगे उसको नोड से डिफाइन करेंगे। ये ऐसे रहते हैं नोड, हमने सिग्नल फ्लो ग्राफ में देखे थे, सेपरेट नोड। एंड उसी में कंटिन्यू करो। फॉर सिंगल डिस्प्लेसमेंट, देखो हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्टेप लिख रहे हैं, अब इसे प्रॉब्लम तो क्लियर नहीं हो जाएगा कि एक्चुअली सॉल्व कैसे करना है। एक्चुअल जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, सो फॉर सिंगल डिस्प्लेसमेंट और नोड, all element get connected in parallel under that node. Next है write equilibrium equation. Write equilibrium equation and at node sum of all forces are 0. Sum of all forces are 0. देन नंबर 4 है फोर्स वोल्टेज एनालॉजी। और वो करेंगे हम अकॉर्डिंग टू टेबल, जो हमने टेबल डिस्कस किया है, अकॉर्डिंग टू टेबल। देन नेक्स्ट पॉइंट है नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ नोड इक्वल टू नंबर ऑफ लूप। Number of displacement is equal to number of node
equal to number of loops in force voltage analogy. Okay, and stimulate all equations. Then next is force voltage analogy, force voltage analogy होगा हमारी force current analogy. So force current analogy वो भी हमें अकॉर्डिंग टू टेबल ही करनी है, अकॉर्डिंग टू टेबल. और यहाँ पे पॉइंट है रिप्रेजेंट द रिपीट द सिस्टम इक्वल टू इक्विवेलेंट मैकेनिकल सिस्टम, इक्वल टू इक्विवेलेंट मैकेनिकल system with appropriate changes, with appropriate or proper changes as in FV analogy or the table. Okay, and the last point, that is point number 7, is stimulate all equation for F analogy. Stimulate all equations. This is for FI analogy. So students, जो हमने अभी तक पॉइंट डिस्कस किए, प्रोसीजर डिस्कस किए, मुझे नहीं लगता आपको कुछ खास समझ में आई होगी, क्योंकि हमने जस्ट लिखा है उसको. एग्जैक्टली जब मैंने एक ओवरऑल आपको एक आइडिया दे दी है कि एग्जैक्टली हम क्या करने वाले हैं, तो हमारे पास में एक मैकेनिकल डायग्राम रहेगी, जिसको हम सबसे पहले तो इक्विवेलेंट मैकेनिकल सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे, मतलब डायग्राम रिपीट करेंगे, और उस डायग्राम के लिए, उस इक्विवेलेंट मैकेनिकल सिस्टम के लिए इक्वेशंस लिखेंगे हर पैरामीटर के लिए. जैसे फोर्स इक्वल टू क्या रहेगा, स्प्रिंग इक्वल टू क्या रहेगा, सभी जो चीज़ें हमने अभी तक डिस्कस की है. तो ये रहेगा क्वेश्चन का पहला पार्ट. उसके बाद में उस इक्विवेलेंट मैकेनिकल सिस्टम को हम फोर्स वोल्टेज एनालॉजी में, मतलब एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में कन्वर्ट करेंगे और उसकी इक्वेशन लिखेंगे. और जो सेकंड एनालॉजी, दैट इज फोर्स करंट एनालॉजी, फिर से उसी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क को हम फोर्स करंट एनालॉजी के लिए डायग्राम ड्रॉ करेंगे और उसके इक्वेशंस लिखेंगे. सो दैट मीन्स डायग्रामेटिकली एंड बाय सेट ऑफ इक्वेशंस वी आर डिस्क्राइबिंग अ सेम सिस्टम, कि अलग अलग फॉर्म में वो सिस्टम कैसे डिफाइन होती है. ओके, सो एग्जैक्टली ये कैसे करेंगे एक्चुअल न्यूमेरिकल के साथ में हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे. ओके, सो विल स्टॉप हियर. थैंक यू.